नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में ईवीएस की मैराथन क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि सीटेट 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। दोस्तों, इसमें हमने टोटल एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं उन सब को हमने इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है। और ये जो है मैराथन की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। अभी आगे और भी मैराथन आएंगी और यहीं से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की हम वीडियो में ईवीएस की जो भी प्रमुख क्रांतियां पेपर में पूछी जाती हैं और उनके जो भी जनक हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो पर्यावरण की क्लास है दोस्तों, ये एनसीईआरटी और सीईटीआरटी पर क्या है, आधारित है। और ये इसमें वही प्रश्न शामिल है। प्रश्न का मतलब इसमें वही टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें दोस्तों। लाइक जरूर किया करो, इससे हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी से गुजारिश है, सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि की क्रांतियां। अब कौन कौन सी कृषि की क्रांतियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा, देखिएगा। बात करते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले क्या आती है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की जब भी बात होती है तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक विश्व में जनक कौन है और एक भारत में कौन है। ये भी मैं आपको इसी में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने पीने की चीजों से है। और खाने पीने की कौन सी चीजों से है, दो चीजों से है, एक गेहूं से और एक चावल से। इसका आपको ध्यान में रखना है। भुखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो है वो क्यों शुरू की गई। तो आप कह सकते हो कि भुखमरी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए हरित क्रांति का शुरुआत की गई। ठीक है। और इसके दो ही क्या है, खाद्य पदार्थ आते हैं। कौन कौन से, एक गेहूं और एक चावल। ठीक है। बात करते हैं वैश्विक परिचय की। इसमें क्या होता है, देखिएगा। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और जबकि भारत में बात करें कि भारत में कब हुई थी, भारत में हुई थी 1966 में। कब हुई थी, 1966 और 67 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी। विश्व में हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किसमें था, चावल की फसल में की गई थी। हरित क्रांति सबसे ज्यादा विश्व में। चलिए बात करते हैं हम भारत के बारे में। ये बात थी किसकी, विश्व की। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में क्या है। तो भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया था 1966 से 67 में हुई थी। इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसकी हरित क्रांति का जनक किसे जानता है, बच्चा जानता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो कहां हुई थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कहां हुई थी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में हुई थी। कहां हुई थी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और उत्तराखंड में हुई थी। आप उत्तराखंड भी ध्यान रख सकते हो कि जो भी हरित क्रांति है भारत में सबसे पहले कहां हुई थी, ये आपके उत्तराखंड में हुई थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा उत्पादन गेहूं की फसल में दर्ज किया गया। अब गेहूं की फसल में, भारत में गेहूं की फसल पर दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिको में बात करें तो उस पर चावल पे दर्ज किया गया था। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं भारत के संदर्भ में हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से क्या क्या हुआ, इसको भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं।
कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, भाई हरित क्रांति हुई तो कृषि को किस किस क्षेत्र में रखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, 17% है। कितना है, 17% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। और रोजगार में लगभग कितना है, 15% है। रोजगार में कितना है, 15% है, ठीक है। 1963 में जब बोरलॉन्ग भारत आए तब उनकी मुलाकात किससे हुई थी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई थी। 1965 में भारत के कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने गेहूं की नई किस्म के 18,000 टन बीज का आयात किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जानकारी किसानों को दी गई, यानी इसके बारे में जानकारी जो थी वो किसको दी गई, किसान को दी गई। सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई गई, किसानों को दामों की गारंटी भी दी गई, ठीक है। ये इसके क्या है, पॉइंट है। और भी है कुछ, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी बनाए गए। इतना पैदा हुआ, इतना अनाज जो है पैदा हुआ कि सरकार के पास रखने के लिए क्या है, जगह कम पड़ गई, इतना अनाज पैदा हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं भारत की कृषि कैसी है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भारत की कृषि है दोस्तों, भारत में कुल क्षेत्र कितना है, 51% क्या होता है, उस पर खेती होती है। 51% पे क्या खेती होती है, और 4% भाग पर क्या होता है, चारागाह, और 21% भूमि पर क्या है, वन है, और 24% क्या है, बंजर भूमि है, बिना उपयोग की भूमि है। बंजर भूमि का मतलब क्या है, बिना उपयोग की भूमि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है, यानी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही क्या है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखी गई है, इसी कारण। क्यों, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है, ठीक है, ये भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति, यानी जो दूसरी हरित क्रांति के बारे में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या बोला गया है, देखिएगा। द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा कब हुई थी, 83 से 84, और 84 में ही क्या हुआ था, 1984 में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड। क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। ये भी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। और इसी समय क्या हुआ था, इसी समय दूसरी हरित क्रांति आई थी, ठीक है, भोपाल गैस कांड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी, द्वितीय हरित क्रांति ये विश्व की है, जबकि भारत में कब हुई थी, 85 से 90 में आरंभ हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत जैविक कृषि का निर्णय है वो लिया गया, जिसमें कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी किसी भी ऐसी उर्वरकता का प्रयोग ना करें जिससे क्या है, वो भी बंजर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। द्वितीय हरित क्रांति में अन्य सभी क्षेत्रों में क्रांति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। द्वितीय हरित क्रांति को पुनर्जीवित करने का कार्य, यानी जो पुनर्जीवित करने का कार्य जो कब हुआ था, 1991 से 92 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति में तकनीकी का समावेश कब हुआ था, 2006 में हुआ था, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये किया गया था। तकनीकी शब्द आ जाए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपको ध्यान में रखना है हरित क्रांति में। बात करते हैं, देखो हरित क्रांति के बाद बात आती है श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्वेत का मतलब क्या होता है, व्हाइट। क्या होता है, व्हाइट होता है, और व्हाइट का मतलब क्या है, सफेद। क्या, सफेद। तो श्वेत क्रांति जो है, सफेद क्या होता है, दूध होता है, यानी दूध से रिलेटेड किसका है, सफेद क्रांति का है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, वर्गीय कुरियन को माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या होता है, क्या होता है, वर्गीज कुरियन का क्या है, जन्मदिन है, और इसी के उपलक्ष्य में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, दुग्ध दिवस को, दुग्ध दिवस को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में
दुग्ध उत्पादन भारत का क्या है, प्रथम स्थान है, यानी सबसे पहला स्थान किसका है, भारत का है, और दूसरे पर किसका है, यूएसए का है। यूएसए यानी अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, अमेरिका आता है। बात करते हैं दोस्तों नीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको होता होना चाहिए कि नीला क्या है, नीला आप कहोगे सर सी है, सी यानी समुद्र, और समुद्र में क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध किससे है, समुद्री उत्पादन, और समुद्री उत्पादन किसका होता है दोस्तों, मछली पालन का होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भारत में इस क्रांति के जनक कौन है, अरुण कृष्णन हैं, और कौन है, हीरालाल चौधरी। दो लोग हैं, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। विश्व भर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है, यानी 50 मिलियन टन मछलियों का क्या उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन का होता था, बट अब कितने का हो जाता, 50 मिलियन का हो जाता है। ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। भारतीय मत्स्य पालन, इसी को क्या बोलते हैं, नीली क्रांति बोलते हैं, मछली पालन भी इसी को ही बोलते हैं। 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन, कितना, 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, लेकिन अब की बात करें प्रेजेंट में, तो अब कितना करता है, 4.7 मिलियन टन उत्पादन हो जाता है। कहां होता है, भारत में। कहां होता है, भारत में हो जाता है। मछली उत्पादन में भारत का क्या है, दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पर कौन है, चीन है। पहले स्थान पर कौन आता है, चीन आता है, और नहीं, पहले स्थान पर कौन, चीन आता है, और दूसरे स्थान पर कौन आता है, भारत आता है। बात करते हैं पीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पीला ही मैंने लिया गया है, पीला ही लिया है, जिससे आपको पता चल रहा है क्या है, पीली क्रांति। पीला कौन होता है, पीला यानी येलो। येलो कौन होता है, तिल होता है। कौन होता है, तिल होते हैं, तिल जानते होंगे। ठीक है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे, तिलहन उत्पादन से है। यह क्या है, आत्मनिर्भर से है। इस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, सैम प्रोतोदा को कहा जाता है। भारत में तिल उत्पादन में विश्व का कौन सा, तीसरा स्थान है, यानी विश्व में तीसरे स्थान पर क्या है, तिल उत्पादन में कौन आता है, भारत आता है। बात करते हैं दोस्तों लाल क्रांति की। अब लाल कौन होता है, लाल टमाटर, लाल टमाटर। तो ये टमाटर या और मांस, इन दोनों से संबंधित किसका है, टमाटर और मांस उत्पादन से है। इस क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, विशाल तिवारी को कहा जाता है। भारत में ये जो क्रांति है वो 5वें नंबर पर आती है। किसने नंबर पर आती है, 5वें नंबर का मांस निर्यातन देश है, यानी 5वें नंबर पर आती है। और टमाटर की बात करें, ये कितने नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। भारत में टमाटर का जो उत्पादन होता है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं और उनसे रिलेटेड कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि बात करें दोस्तों गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज से। प्याज गुलाबी होती है। और झींगा मछली पालन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मछली पालन आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, तो वो नीली क्रांति हो जाएगी। लेकिन जब बात करें झींगा मछली तो वो कह जाएगा गुलाबी क्रांति में। तो गोल क्रांति, गोल कौन होते हैं, आलू होते हैं। काली क्रांति, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, पेट्रोल। बादामी क्रांति, मसाले से। और भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, खाकी क्रांति, चमड़ा। चमड़ा कैसा होता है, खाकी ही तो होता है। स्वर्ण क्रांति, फल और शहद। रजत क्रांति, अंडा और मुर्गी। ग्रीन बोल्ड क्रांति, ग्रीन, ग्रीन के नाम तुरंत आ जाए, ग्रीन यानी ग्रीन क्या होती है, आप कहोगे सर चाय होती है, और चाय क्या है, चाय उत्पादन। हरित सोना, बांस को कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि हरित सोना किसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। स्वर्ण रेशा क्रांति, कपास उत्पादन से और फाइबर यानी जूट उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों कृषि वैज्ञानिक के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करें दोस्तों, पहली बात करें एपीकल्चर की, ये आपकी किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन और शहद पालन से संबंधित है। बात करें दोस्तों मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि मधुमक्खी जो है अंडे किस महीने में देती है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मधुमक्खी जो है अपने अंडे किस महीने में देती है।
ठीक है। आर्बोरियन कल्चर, आर्बोरियन कल्चर किसे बोलते हैं? यह एक विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फ्लोरी यानी व्यापार और फूलों का उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे? ये भी व्यापार के यातायात से संबंधित है, ठीक है, बट ये फूलों से संबंधित है और यातायात क्या थे पहले? घोड़ा और खच्चर पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मेरी कल्चर। तो मेरी कल्चर है ये किससे? समुद्री जीवों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें, मछली पालन, क्या बोलते हैं? मछली पालन बोलते हैं। सिल्वी कल्चर वन संरक्षण के लिए। सेरी कल्चर रेशम के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्मी कल्चर, बर्मो कंपोस्ट, आप कहोगे केंचुआ, और केंचुआ ही कौन है? किसान का मित्र। कौन है दोस्तों? किसान का मित्र। केंचुआ के अलावा कौन है? सांप भी है। सांप की बात करते हैं, सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या है? नाम भी मैं आपको बता दूं। पहले का नाम क्या है? अफाई। कौन है? अफाई, मैंने इतनी बार पढ़ाया, याद भी हो गया होगा। दुबोइया, कौन है? दुबोइया। नाग, ओग, करैत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? करैत। अब बात करते हैं, बर्मी कल्चर हो गया था अभी आपका, ये किससे? केंचुए से संबंधित है। वीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती, वीटी आ जाए अंगूर उत्पादन, ठीक है, ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर क्या होता है? जैतून की कृषि से संबंधित है। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की, यानी पौधों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये आपका पौधों से रिलेटेड है। अब पौधों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृक्ष की यानी ट्री की। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले वृक्ष की परिभाषा है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, यानी जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो टहनियां होती हैं, जो टहनियां होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यानी जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो कि भूमि से काफी ऊंचाई पर होता है, उसे क्या? वृक्ष कहते हैं। जैसे कि आपका आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट झाड़ी, झाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। झाड़ी में क्या होता है? इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास, क्या होता है? पास से निकलती हैं, यानी जहां पौधा होगा उसका जो तना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक क्या होगा? उसकी शाखाएं निकल आएंगी। और तना कठोर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं? झाड़ियां कहते हैं। काफी पतला होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब की आपने झाड़ी देखी होंगी, ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन तना उनका मजबूत होता है। मेहंदी, गुड़हल, नींबू, नागफनी, ठीक है, आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों शाक की। जो शाक की बात करते हैं दोस्तों, शाक में क्या होता है? इनका आकार जो होता है कैसा होता है? छोटा होता है। इनका तना कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है एवं हरा होता है। आपको पता होगा जो शाक होता है उनके वो हरे ही होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती, जैसे टमाटर, गेंदा। टमाटर कहां से आया था? हमारे यहाँ अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। गेंदा, पालक, गेहूं, बैगन, पुदीना। पालक जो होता है इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब वृक्ष की। वृक्ष में सबसे सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है क्या? रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आपके कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका कहां? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात, कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहां पर? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है? वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, यानी जो इनकी जड़ें होंगी
वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक बढ़ती जाती हैं और जब तक बढ़ती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर लें। और यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती है, 300 फुट तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी तक जाती हैं, 30 गुनी तक जाती हैं। वृक्ष की लंबाई 10 फीट होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट होती है। इनका तना कैसा होता है? खोखला होता है, जिसमें क्या होता है? जल इकट्ठा होता है, संचित होता है। स्थानीय लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से क्या, तने में से थोड़ा सा उसको काट करके पाइप लगाकर पानी ले लेते हैं। तो इसमें बोला जाए स्थानीय लोग अपने साथ चाकू, छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, अभाव का मतलब कमी होने पर, वे क्या करते हैं? तने से जल निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहली बात। और यह भारत में रेगिस्तानी इलाका कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को ही। ठीक है, इसकी जड़ें जो होती है वो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं। इसकी लकड़ी में लंबे समय तक क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगते। यानी अगर आप इसकी लकड़ी से कुछ भी बेड वगैरह बनवाते हो तो क्या होता है? इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का दोस्तों कौन सा राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही लिया है। जैसे बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधा है। कैसा है? सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को क्या? भोजन प्रदान करते हैं। यानी इन दोनों में सहजीविता का संबंध है। यानी कवक जो होगा, कवक जो है सहारा देता है। क्या देता है? सहारा देता है। किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल क्या देता है? भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। इसीलिए क्या है? यह एक सहजीवी पौधा है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड प्रति संवेदनशील होता है। यानी उसके प्रति क्या है? संवेदनशील ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे बोला गया घटपर्णी। घटपर्णी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया है। जो घटपर्णी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में किस जगह पाया जाता है? एक मेघालय भारत का राज्य है, वहां पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह घड़े जैसी आकार का होता है। इसका मुंह जो होता है पत्तियों द्वारा ढका होता है। इसमें से विशेष खुशबू निकलती है या गंध कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक खुशबू निकलती है जिससे क्या है? कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पास जाते हैं तुरंत उसको क्या अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इन्हें मारकर खा जाता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं? घटपर्णी पौधे को कहते हैं। परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए करता है। यानी ये जो पौधे होते हैं वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? इन कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का उपयोग करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रोटोन। जो क्रोटोन पौधा होता है यह क्या है? सहायक पौधा है जो जमीन की दशा को बताता है। अब कैसे बताता है ये देखो, मुख्य फसल पौधे के साथ बो दिया जाता है।
जो फसल हमारी बोई जा रही है उसके साथ में भी क्या इसे बो दिया जाता है। फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, वो इसी की सहायता से पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करते हैं। यह क्या है, एक बायोडीजल पौधा है, इसके लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सीटेट 2023 में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बरगद। बरगद का पौधे की बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है, विशालकाय वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन तक लटकी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शाखाएं जड़ तक लटकती रहती हैं, जमीन तक लटकती रहती हैं। इसे क्या है, वो सहारा देती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके वृक्ष हो गए दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं फसल की, महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है, और इस बार भी जरूर बनेगा। बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल की। यह फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है आदि, ये सारी क्या होती है, ये आपकी रबी की फसल होती है। आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं। यह फसल कब, जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कब काटी जाती है, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। ये समय कैसा होता है, सर्दी का होता है। कैसा होता है, सर्दी का होता है। सर्दी में ही तो बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तिल जो कि गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकदी फसल की। नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसान द्वारा बोई जाती है, वो क्या कहलाती है, नकदी फसल कहलाती है। यानी इसका जो पैसा होता है किसान को नगद मिल जाता है। जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुई, और तंबाकू और जूट, ये जो चार फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं, नकदी फसल कहलाती हैं, नकदी फसल कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के मध्य में बोई जाती है, यानी बीच में बोई जाती है। ठीक है, और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां आती हैं, मक्का आता है, खरबूजा, तरबूजा, अरबी, तरककड़ी और भिंडी आदि, ये सारे क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेश से आने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां, जो आपकी कहां से आई है, विदेश से आई हैं, उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया, ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, गोभी और टमाटर, गोभी और टमाटर ये आपके कहां से आए हैं, यूरोप से आए हैं। अब आप कहोगे टमाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो साउथ अफ्रीका का कुछ भाग किसमें, यूरोप में है, तो क्या है, दोनों जगह से आती हैं। बात करते हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई है, आपकी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहां से आई है, ये आपकी चीन से आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं पौधों का भाग, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे कि बात करें फूल, फूल को क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं। इसके हम क्या क्या खाते हैं, जैसे सहजन को खाते हैं, केल को खाते हैं, कचनागर को खाते हैं। फूल में जैसे और भी हम कह सकते हैं, या गोभी हुआ, गोभी को भी तो हम खाते हैं। एक तरीके से गोभी, फूल वाली गोभी, पत्ता गोभी अलग होती है। ठीक है, पत्ता गोभी अलग होती है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, सिर्फ गोभी की, फूल वाली गोभी, फूल गोभी। ठीक है, जड़ की बात करते हैं, जैसे मूली जो हुआ जड़ होती है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टेपियोका हुआ और शकरकंद हुआ, ये सर्दियों में खाई जाती है। कब खाई जाती है, सर्दी में खाई जाती है। टेपियोका की बात करते हैं दोस्तों, ये कहां की डिश है, केरल की है, महत्वपूर्ण डिश। और केरल में ही दोस्तों क्या है, केरल में ही क्या है, शांत घाटी, शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां है, केरल में ही है। बात करते हैं तना, तना में क्या, आलू आता है, प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन, गन्ना और कमल, ये सारे क्या हैं, ये तना वाली फसलें हैं। बात करते हैं पत्ती की, पत्तियां क्या होती हैं, धनिया होता है, पत्ता गोभी, मैंने ऊपर गोभी पढ़ाया था, फूल गोभी, यहाँ क्या है, पत्ता गोभी, पालक, और भी होता है अरबी के पत्ते, जो पत्ते के आकार में आती हैं वो सारी क्या है, इसमें आती है। बात करते हैं दोस्तों बीज की,
जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये क्या बीज ही तो है। तो ये बीज, इन सारे भागों को हम खाते हैं। टोटल मिला के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। हम फूल को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खा जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लताएं। लता के बारे में बात करते हैं। जैसे आरोही लता, पहली कौन सी लता है? आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है, यानी जो आरोही पौधे जो होते हैं इनका जो तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य किसी को सहारा लेकर उस पर आसानी से चढ़ती रहती है। जैसे कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे बेल। बेल को अगर सहारा दे दोगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। जैसे कि मटर हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, और किसी की भी बेल हो सकती है। क्या बेल हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बिसर्पी लता। इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है और यह जमीन पर ही फैले रहते हैं। एक लता वो होती है जो दीवार पे भी लगा देते हैं तो दीवार से भी ऊपर ऊपर होके घूमती रहती हैं। ठीक है, और एक वो जमीन से ऊपर उठती ही नहीं है। जैसे कि किसमें? लौकी, तरबूज और कद्दू, ये 3 किसमें आते हैं? ये आपके बिसर्पी लता में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सी? मूसला जड़। जो आपकी मूसला जड़ होती है ये किस किस की होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य जड़ और उसके अन्य जड़ निकलती हैं, यानी मुख्य जड़ तो होती है और इसके अलावा जो भी जड़ होती है वो भी इसी में से निकलती हैं और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं। जैसे चना, चुकंदर, गाजर, आम, सरसों, मूली, ये क्या है? इसकी मूसलाधार जड़ होती है। मूसलाधार का मतलब एक प्रकार की, जैसे क्या है? जैसे ये आपकी गाजर हो गई, ये आपकी, ये यहां से ऐसे 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 करके निकलती हैं जड़ें, और ऊपर ऊपर क्या होता है? पत्तियां होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पूरी ढसी होती है जमीन के अंदर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ कैसी होती है बताइएगा? जैसे कि प्याज, जैसे कि ये आपकी क्या है? प्याज है, और प्याज के अंदर बहुत सारे ये निकल रहे हैं, ये सारी क्या है? ये जड़ है। ये क्या है? जड़ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये प्याज में होती है, ठीक है, धान में होती है, गेहूं में होती है, मक्का में होती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यानी ये जो जड़ होती है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यह जमीन के चारों तरफ फैली रहती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारी क्या होती हैं? जकड़ा जड़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो फल उत्पादन होता है इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पंजाब को ही 5 नदियों का समूह कहते हैं। 5 नदियों का समूह भी कहते हैं। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही कहाँ की है? चंडीगढ़ ही आपकी हरियाणा की है। कहाँ की? हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ है। यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ है। विश्व में चावल का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। यानी चावल के मामले में पहला स्थान किसका आता है? चीन का आता है, और दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी गेहूं हुआ, चीन और चावल हुआ, जो चीन है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन भारत का क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, फलों, सब्जियों का उत्पादन भारत का दुनिया का दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। परिवार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। परिवार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, परिवार जो होता है दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे कौन सा परिवार होता है आपका? एकल परिवार होता है। कौन सा? एकल होता है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। अब इन परिवारों में क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई हो, यानी अविवाहित बच्चे रहते हैं। माता पिता और अविवाहित बच्चे रहेंगे तो ये वाला परिवार क्या कहलाएगा? आपका एकल परिवार कहलाएगा। जबकि बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार की, इसमें क्या होता है? सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ। अगर कुंवारी है तो शादी के बाद उसका एक अलग परिवार हो जाता है, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं। बात करते हैं संयुक्त परिवार की। इसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो उस परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। और कोई भी कार्य अगर आप करोगे तो पहले जो भी आपसे बड़े हैं उनकी इजाजत आपको लेनी पड़ेगी। एकल परिवार में क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। बट इसमें जो है संयुक्त परिवार में स्वतंत्र नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। यानी आप पर्यावरण पढ़ाते हो, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक पढ़ाते हो, और उसमें कितने थीम है ये आपको बताना है। कुल थीम आपके कितने हैं? कुल थीम है दोस्तों आपके 6। कितने थीम है? 6 थीम है। और 6 थीम दोस्तों कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला परिवार है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, और छठवीं थीम कौन सी है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं या सीखते हैं, ये भी आ जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों थीम की। अब 6 थीम है तो उप थीम कितनी है? उप थीम, उप थीम आपकी कितनी है? उप थीम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आपकी जो उप थीम है, उप थीम कितनी है आपकी? 4 है। अब आप कहोगे 4 कौन कौन सी है? ये आपके परिवार के अंडर में आती हैं। तो बात करते हैं पहली थीम की। पहली थीम क्या है? पहली थीम का नाम क्या है? संबंध। क्या नाम है? संबंध। पहली थीम क्या है? संबंध है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी थीम की। दूसरी थीम क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। बात करते हैं तीसरी थीम की। तीसरी थीम क्या है? खेल। क्या है? खेल। बात करते हैं दोस्तों चौथी थीम की, और चौथी थीम क्या है? जानवर। जानवर या पौधे, पक्षी, जो भी है सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी 4 उप थीम है। उप थीम कितनी है? उप थीम 4 होती हैं, और जो थीम है वो कितनी होती है? 6। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सरीसृप, कीट, पक्षी, यानी जो स्तनधारी होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। सबसे पहले स्तनधारी की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? जो पक्षी या कीट जो दूध पिलाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया। क्या कौन होते हैं? जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। यानी बाहर जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही इनके शरीर में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, क्या मनुष्य में परिवर्तन होता है? नहीं होता। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली, ये सब क्या है? ये क्या है? आपके स्तनधारी जीव है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सरीसृप की। तो सरीसृप में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सांप आता है, छिपकली आती है, कछुआ आता है, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सारे किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। एक और आता है जिसका नाम क्या है? केचुआ। क्या है? केचुआ भी किस में आता है? सरीसृप प्रजाति में आता है। अब बात आती है ये प्रजाति करती क्या है? ये प्रजाति जो होते हैं, यानी इस प्रजाति के जो प्राणी होते हैं वो धरती पर कैसे चलते हैं? सरक कर चलते हैं। कैसे चलेंगे? सरक सरक के चलेंगे, रेंग रेंग कर चलते हैं। यह हवा में सांस लेने वाले रीढ़ की हड्डी यानी त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। इनके कोई क्या होता है? ये सांस जो है मुंह से नाक से नहीं लेते, ये कहां से लेते हैं? त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए जो सांप है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीट के बारे में, इंसेक्ट के बारे में। कीटों के प्रमुख उदाहरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई किसको क्या किसे कहते हैं? मक्खी को कहते हैं। मॉस्किटो किसे कहते हैं? मच्छर को कहते हैं। हनी बी किसे कहते हैं? मधुमक्खी को कहते हैं। बटरफ्लाई किसे कहते हैं? तितली को कहते हैं। एंट किसे कहते हैं? चींटी को कहते हैं। और अर्थवर्म किसे कहते हैं? केचुए को कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी नाम दे देता है सीटेट में,
तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों जानवर की। जानवर पे चर्चा करते हैं। जानवर यानी एनिमल। एनिमल की जब बात करते हैं तो जानवरों के सबसे ऊपर हम पहले खाल की बात करते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, यानी हर प्रकार कई टाइप के जानवर होते हैं, उनकी जो खाल होती है, खाल पे जो डिजाइन होती है, वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी उसकी जो खाल पे कलर नहीं होगा, उनके बालों के कलर के कारण ऐसा होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, यानी जो दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर सभी रंगों को देख नहीं सकते, कुछ को ही देख सकते हैं। और रात में जागने वाले जानवर हमेशा सफेद और काली चीज ही देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जो रात में जागते होंगे, जैसे कि कौन, चमगादड़ हो गया आपका, ये सारे क्या है, रात में जागते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। जैसे कि 6 महीने क्या होता है, ये विलुप्त हो जाती हैं और 6 महीने आ जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्या शक्ति होती है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होंगे, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वे जानवर जिनके कान क्या बाहर होंगे, यानी आपको कान दिखाई देंगे और उनके शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे, वो क्या बच्चे को जन्म देते हैं। बट जिन जानवरों के बाहर कान नहीं होंगे, शरीर पर बाल नहीं होंगे, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। स्तनधारियों की विशेषता इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी क्या स्तनधारी की क्या विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे और इनके जो कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, उनका नाम क्या है, मेलिनिया है, इनकस है और स्टेपिस है। ठीक है, ये सबसे छोटी अस्थि होती है। का पाया जाना क्या है, प्रमुख है। बात करते हैं आगे की, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी जानवर वर्ग, सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जितने भी स्तनधारी वर्ग होता है वो सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो क्या, अंडे देते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाथी भी जानवर है, इसको क्या बोलते हैं, विरासत पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरासत पशु कहा जाता है। विरासत पशु किसे कहते हैं, हाथी को ही कहते हैं। को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। जब ये कान को पीछे रखते हैं तो इनको आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। जानवरों के कान आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जितने ज्यादा बड़े कान होंगे उतने ही वो क्या है, ज्यादा सुन सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ जानवरों की नींद के बारे में, ये भी पूछा गया है। जैसे गाय की बात करें तो ये 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली कितने घंटे सोती है, 12 घंटे सोती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ क्या है, स्लॉथ तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक में से एक है। स्लॉथ तो पूछा जाता ही जाता है। स्लॉथ के बारे में जब दोस्तों बात करते हैं तो स्लॉथ के बारे में पहली बात क्या होती है, ये भालू जैसा दिखता है परंतु ये भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिखने भालू की तरह होता है परंतु यह भालू से क्या अलग होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है, यानी पेड़ से लटक जाएगा भैया, कोई टेंशन नहीं है, उल्टा सोएगा। और ये इसकी जो आयु होती है वो कितनी वर्ष होती है, 40 वर्ष होती है। और 40 वर्ष में केवल वह 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। और यह सप्ताह में एक बार शौच यानी मलमूत्र के लिए एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, एक बार पेड़ से नीचे जरूर उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। और एक बात और, जो स्लॉथ होता है यह एक क्या है, अच्छा तैराक भी है। क्या है, अच्छा तैराक।
इसको अच्छा तैराक भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बाघ। बाघ की बात करते हैं दोस्तों, टाइगर की। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे यानी किसे, मनुष्य से, मानव से 6 गुना अधिक देख सकता है। कैसे? क्योंकि बाघ की टांग कितनी होती है? 4 होती हैं, 2 आंखें होती हैं, तो कितने गुना देखेगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 6 गुना देखेगा। और 4 गुना कौन कौन देखता है? जैसे कि आपका गिद्ध हो गया ये, और चील हो गई, ये क्या है? 4 गुना ज्यादा देख सकती हैं मनुष्य से। क्यों? क्योंकि इनकी 2 क्या टांगे होती हैं और 2 ही आंख होती हैं, तो ये 4 गुना देख सकती हैं। कहते हैं बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जो मूंछें होंगी हवा के द्वारा कंपन करती हैं और ये शिकार का पता लगा लेते हैं। बाघ अपने इलाके की पहचान कैसे करता है? मूत्र की गंध से करता है। जैसे कोई भी जानवर इनके इलाके में आके मूत्र कर जाएगा तो ये पहचान लेंगे कि ये कोई हमारी प्रजाति का नहीं है, कोई दूसरा ही बाघ है। ठीक है, ये भी कर लेगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या है? बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। बाघ का जो गुर्राना होता है, जो गुर्राता बाघ यानी जो आवाज निकालता है, वह 3 किलोमीटर दूर तक आदमी जो है सुन सकता है। बाघ के दोनों कान, जो बाघ होता है उसके दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी उसके जो कान होते हैं इधर उधर घूम भी जाते हैं, मतलब वैसे नहीं घूमते हैं कि राउंड पूरे हो जाए, आवाज सुनने के लिए, इधर किसकी आवाज आ रही है, उधर किसकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज सुनने के लिए क्या घूम जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों बाघ की। बाघ हवा से, पत्तियों के हिलने से, शिकार की झाड़ियों में हिलने से, जब कोई शिकार है और वो झाड़ियों में फंसा और झाड़ियां हिल जाए तो उससे की आवाज से में भी वह क्या अंतर कर लेता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बताना है कमेंट करके कि बाघ दिवस कब मनाते हैं। बाघ दिवस जो है कब मनाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों एलिफेंट की। एलिफेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है, हाथी से। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन होता है। यानी 3 महीने तक के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। एक जो बड़ा हाथी होता है यानी जो वयस्क होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम तक या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही वह आराम करता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई हाथी मुसीबत में फंसा है, गिर गया है, तो वो एक दूसरे की क्या मदद करते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। वही क्या फैसले लेती है। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, यानी 14 से 15 साल तक का बच्चा झुंड में रहेगा और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा? उस समूह को छोड़ देता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंगूर की बात करते हैं दोस्तों। लंगूर, जंगल में पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है। यानी जब उसके पास कोई मुसीबत आएगी तो वो अलग ही प्रकार की आवाज निकालेगा और अपने साथियों को संदेश देता है कि उन्हें क्या है? चौकन्ना रहना है। उन्हें क्या रहना है? चौकन्ना रहना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कुत्ते की बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटियां होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी कुत्ता जब किसी दूसरे कुत्ते की गली में आ जाता है तो वो भौंकता है, तो इनकी भी क्या होती है? इलाके बटे होते हैं, गलियां बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान कर लेता है। क्या कर लेता है?
पहचान कर लेता है, जान नहीं पहचान कर लेता है, पहचान कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं, देखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। और हाँ, इसको भी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ छोटे छेद, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, यानी कोई भी मानव इन्हें आसानी से देख नहीं सकता, बट छोटे कान जरूर होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, छिपकली के कान देखे बस छोटा सा छेद होता है। मछलियां खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, यानी बिजली ऐसे तरंगों से क्या है, वे एक दूसरे को खतरे की क्या है, चेतावनी दे देती हैं। डॉल्फिन मछली की बात करें, यह भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा क्या है, बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, दांतों से दांतों को कुतरते रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनके दांत बड़े नहीं होते हैं। अगर ये कुतरेंगे नहीं तो इनके दांत जो है बढ़ जाएंगे और जबड़ा इनका फट जाएगा। ठीक है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या है, घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने काटने का काम करते हैं। बात करते हैं गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास नहीं घास क्या घास चबाने के लिए होते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादातर घास चबाते हैं। बात करते हैं दोस्तों सांप की, स्नेक की बात करते हैं दोस्तों। स्नेक जो है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, नाग, करैत, अफाई और दुबोइया, ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इनके नाम नाग, करैत, दुबोइया और अफाई है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं वह उनमें से होकर के जहर को क्या कर देता है, दांतों में से होकर व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। और इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है, जो कि सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं, निगलकर क्या करता है, निगल जाता है पूरा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यानी सांप के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन से ही क्या है, महसूस कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सफेरों को, यानी जो सफेरों के डांस होते हैं, सफेरों के डांस, उसको क्या बोलते हैं, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच क्या होता है, सांप नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए सांप को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन की जो ध्वनि होती है उसमें से जो कंपन उत्पन्न होता है उस पर अपना क्या है, सिर हिलाते हैं, जिससे लोग क्या कहते हैं कि ये नाच रहे हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी ने अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे अपनी आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केचुए की। केचुए की बात करते हैं, अर्थवर्म की। इसमें आपसे कहा गया है केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों में से हवा और पानी मिल जाता है और जिससे क्या होता है, फसल उपजाऊ हो जाती है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है और सांप को भी कहा जाता है, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं, या क्या केचुआ पालन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों चींटियां की, एंट की। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों को काम बांटा बटा रहता है, यानी हर चींटी को क्या है, काम बटा रहता है। जैसे कि रानी चींटी जो होगी वो क्या है, अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है।
काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती हैं। यानी प्रत्येक चींटी का जो है काम बटा होता है, किस चींटी को क्या काम करना है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। पहरेदार यानी जो सिपाही चींटी जो होती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में क्या करती हैं, जमा करती हैं। सामाजिक कीट जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खियां और चींटियां होते हैं, ये क्या होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मगरमच्छ की दोस्तों। मगरमच्छ की बात, सॉरी, मच्छर की बात करते हैं दोस्तों। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और हमारा खून पी जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ, पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों द्वारा ही फैलती है। ठीक है, रेशम के कीड़े की बात करें दोस्तों। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर तक की गंध से क्या होता है, पहचान लेता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों चूहे की। रैट, चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, यानी चूहे की जो देखने की दृष्टि होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों पक्षी के बारे में। पक्षी यानी बर्ड। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और अब आपको यह बताना है कि कोयल जो होती है वो कोयल के घोंसले में अंडे देती है। कोयल कोई अपना अलग घोंसला नहीं बनाती। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर या पानी में। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है, यानी आंखों जो होती हैं वो उनके सिर की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। बड़ी आंखें सांप देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, यानी जब ये उड़ेंगी तो ये किसी से टकरा नहीं जाए, उससे क्या है, इन्हें बचाएंगी। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिरे पर होती हैं। सिरे पर मतलब सिर पर होती हैं, माथे पर होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, पुतली नहीं होती। पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनमें पुतली नहीं होती। बात करते हैं पक्षी एक ही समय में क्या दो अलग अलग टारगेट बना सकता है, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो क्या है, बढ़ जाता है और यह बिल्कुल सामने देखते हैं। इनकी आंखें, दोनों जो आंखें होंगी वो एक ही चीज पर होती हैं। क्या होती है, एक ही चीज पर होती हैं। यानी जब ये आंखों को नहीं घुमाते, क्यों, पुतली घूमेगी नहीं, तो ये आंखों के साथ अपने पूरे सिर को घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए तरह की आवाज निकालकर, जमीन पर चलकर आने वाले दूसरी तरह की आवाजें। पक्षियों के कान नहीं दिखते, पक्षियों के कान नहीं दिखते, और कान नहीं दिखते तो यही कारण है कि वो क्या है, अंडे देते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से क्या है, ढके होते हैं। पक्षी की इन की मदद से सुनता है, यानी पक्षी जो होता है वो इन्हीं की मदद से सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं। पेड़ की तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या है, अंडे देती है बसंत गौरी। कंठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। शक्करखोरे की बात करते हैं दोस्तों। शक्करखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना जो घोंसला जो है वो लटकता हुआ बनाते हैं। ठीक है, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल आदि के टुकड़े और कपड़ों के छींटड़ों से बना
होता है। बात करते हैं दार्जिलिंग चिड़िया की दोस्तों, ठीक है, टेलर वर्ड की। दार्जिलिंग चिड़िया जो भी होती है, दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर लेती है। नुकीली चोंच से क्या, पत्तों को दो पत्ते लेगी और सिल लेगी और उनसे एक थैली जैसी बना लेती है जिसमें वह क्या है, अंडे देती हैं। बात करते हैं दोस्तों चील की। बात करते हैं चील की दोस्तों, तो चील, बाज और ये गिद्ध, गिद्ध जो होता है इसको क्या होता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सफाई कर्मी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1-2 किलोमीटर दूर से ही दिख जाएगी। यानी चील उड़ के जा रही है और जमीन पर कोई चीज पड़ी है तो चील को क्या है, दिख जाएगी। यानी इसकी जो देखने की दृष्टि होती है वो तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है। बात करते हैं दोस्तों नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों में क्या है, अंडे देती है। उसी प्रकार जैसे कौवा घोंसला बनाता है और कोयल अंडे देती है, ऐसे ही नर बीवर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है और मादा बीवर क्या है, उसमें अंडे देती हैं। फिर उनमें से जो घोंसला ज्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती हैं। फाख्ता की बात करें यानी डव की बात करें, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की बेल में अपना घोंसला बनाती हैं। बात करते हैं दोस्तों उल्लू की। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री तक घुमा लेता है, ठीक है। मैना की बात करें, मैना झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। कैसे घुमाती है, झटके से। बात करें दोस्तों कलचिड़ी की। कलचिड़ी की बात करते हैं यानी इंडियन रॉबिन की बात करते हैं। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। क्या होती है, इनकी चोंच जो होती है वो अंदर से लाल होती है। बात करते हैं कौवे की यानी क्रो की। बात करते हैं कौवे की, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, यानी ऊंचे कोई भी पेड़ होगा उसकी उस पर एक घोंसला बनाता है, ठीक है। सिर्फ पेड़ की ऊंची डाल पर, कोई भी पेड़ हो उसकी ऊंची डाल पर क्या है, घोंसला बनाएगा। लेकिन जबकि बात करें चील की, चील ये क्या देखेगा, सबसे ऊंचा पेड़ देखेगा और सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर ही घोंसला बनाता है या बैठता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, मैंने बताया था। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है, यानी पालता है, देखता है। बात करते हैं दोस्तों गौरैया की। गौरैया की बात करते हैं। जो गौरैया जो होती है यानी स्पैरो जो होती है, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर की बात करें दोस्तों, कबूतर क्या मकानों में, पुराने खंडरों में, यानी जो मकान क्या है बंद रहता है उनमें क्या है, अंडे देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।